उमर वाहिद पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं जिसके ऊपर पब्लिक पैसा फेंका करती है। किस्मत में मेरी और ये लंबा खींच, तो मैं आपको बता रहा था मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आर्टिस्टों की अगर मूव गलत है वो थप्पड़ वो सचमुच का मारते थे। तो उसने मुझे शटाक करके कसम खुदा की, तो मेरी धोती लूज हो गई, वो गिर गई। उसका टेम्परामेंट नहीं था, समझता था कि मैं जो करूंगा वो बेहतर ही करूंगा। मोइन साहब उन्हें मस्जिद में ले गए थे और उनसे कुरान पे हाथ रखेगा, तू वादा कर कसम का कुरान पे हाथ रखे कि मुझे कभी कुछ नहीं कहेगा। अक्षय को मैंने जावेद के थ्रू उमर के ड्रामों की कैसेट भेजी है। ओह माय गॉड, तो वो फैन है। लोग इतना उमर शरीफ से प्यार करते हैं, उसको उमर शरीफ के जूते का साइज तक पता है। जब बात भी करता था ना तो उसकी आंखें नम होती थी। नबी पाक का अगर तस्करा, आप आशिक रसूल हो जाते हैं ना तो फिर सारे काम आपके ऊपर से होने शुरू हो जाते हैं। उमर शरीफ ने अपने करियर में हजारों अफराद की पैरोडी की होगी, लेकिन चंद एक शख्सियात की नकल वो इस खूबी से किया करते कि देखने वाले दंग रह जाते, जैसे अदाकार मोहम्मद अली, क्रिकेटर जावेद मियांदाद, खासा मेहदी हसन और अजीज मियां कव्वाल मरहूम। कई मुल्कों ने पूछा आपने छक्का कैसे मारा, मैं इधर खाया हुआ था जब, तो उधर से वो गेंद लेके आए, वो ये उसने फुल टॉस कराना था, मैं इधर खाया हुआ, वो मैं ऐसे बल्ला उधर से वो पिए, अल्लाह के करम से जीत गए हम लोग। इसी तरह हर उम्र की खवातीन को लेकर उनकी ऑब्जर्वेशन और फिर डायलॉग डिलीवरी नाकाबिले यकीन थी। अम्मी आवाज नहीं आ रही, कमबख्त मारी है, क्या चल रहा है? रिक्शा चल रही है, मोटर चल रही है? बंद कराओ इसे, गौर से सुनो। अभी बारात स्टार्ट मत करना, वहीं रखो वहीं रोको। मैं बैठी हूँ उस पलंग पे जिसपे जहेज रखा हुआ है। एक एक चीज पहले चेक कर ली मैंने। कमबख्त धोखा हो रही है, हमारे साथ धोखा हो रही है, धोखा हो रही है। हम अब बात करने जा रहे हैं थिएटर के अलावा एक और बहुत बड़े मैदान की कि जो उमर शरीफ ने ड्रामाई अंदाज में मारा, लेकिन इससे पहले बात कुछ उनके खास शागिर्दों की। शकील सिद्दीकी से लेकर रऊफ लाला तक एक तवील फहरिस्त है जिनको स्टेज पर उमर शरीफ का साथ नसीब हुआ, लेकिन एक शागिर्द उनके दिल के बहुत करीब रहा, हालांकि वो उनकी पूरी लाइनें चुरा लिया करता था। मैंने सिकंदर को कहा, मैंने कहा भाई आप उमर की जो है ना डायलॉग बोल रहे हो, तो क्या हमको तो जो जिसका पसंद आएगा हम तो बोलेगा। वो ऐसा था। जब सिकंदर को कैंसर हुआ तो सिकंदर को डॉक्टर ने ज़ाहिर टाइम दे दिया था और वो अपना इलाज नहीं करा रहा था, तो उमर ने ज़बरदस्ती उसको एडमिट करवाया खान में, और वो उमर की डर की वजह से कीमो कराता था। जब जैसे ये लाला वगैरह फ़ोन करते थे रऊ भाई या शकील वगैरह के, वो सिकंदर नहीं करा रहा अपना कीमो, तो उमर फ़ौरन वहाँ पहुँच जाते थे हॉस्पिटल, तो ये अपना कीमो कराता था। फिर जब ये फर्स्ट कीमो करवा के अपना जब वो ठीक हुआ और जब वो ऑफिस आया ना, तब सिकंदर ने उस टाइम जब ये सारी बातें बताई, ये मुझे भी नहीं पता था कि उमर ने उसकी कहाँ कहाँ हेल्प की और उसको जो जो चाहिए था, तो मैं भी हैरान हुई कि अच्छा उमर ने उसको पूरे भरपूर सिचुएशंस बना के दिए कि उनको पता था कि उसकी टाइमिंग बहुत उन्हें अच्छी लगती थी, उसका रिएक्ट करना, और ना वो ओवरलैपिंग नहीं करता था और बहुत तरीके से वो कॉमेडी का वो करता था। तो उमर को सिकंदर सनम पसंद था, उससे वो प्यार करते थे, और वो उन्होंने आखिरी वक्त में उसको जो है साबित भी किया। हमसे उधार वापस लेने आए, अमेरिका को हमसे बोलो मुझे कर्जा दे, मुझसे वापस लेके दिखाए। उनके अंदर का जो इंसान था, मुझे याद है उनका बाईपास का ऑपरेशन हुआ था 2004 में, और 2005 में जल्जला आया था, तो उनके अभी जो वुंड्स है वो हील भी नहीं हुए थे, तो वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। उनके अंदर जज्बा इतना था लोगों की खिदमत करने का, और एक बहुत बड़ा सोशल वर्कर उनके अंदर मौजूद था। उसी की निस्बत से उन्होंने माँ हॉस्पिटल बनाया। माँ हॉस्पिटल क्यों बनाया? क्योंकि अब्बू को अपनी वालदा से बहुत प्यार था, मेरी दादी से, और वो अक्सर एक शेर बोला करते थे मेरी वालदा को देख के कि मेरी आंखों को तेरी आदत है, मेरी आंखों को तेरी आदत है, तेरा चेहरा मेरी इबादत है, तो दुनिया में है रब की पहचान, मेरा ईमान है मेरी माँ। तो वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, और ये माँ हॉस्पिटल एक ट्रिब्यूट है तमाम माँओं को। थिएटर, कंपेयरिंग और पैरोडीज के महाज सर करने के बाद उमर शरीफ को अपनी पहली मोहब्बत यानी सिनेमा की याद सताने लगी। वो खुद को बड़े पर्दे पर हीरो देखना चाहते थे, लेकिन ये काम किसी तजर्बाकार और काबिल एतमाद साथी के बगैर मुमकिन न था। यहाँ एक बार फिर मोइन भाई ने हाथ थामा, लेकिन इस शर्त पर कि पहली फिल्म तुम हीरो नहीं बल्कि कमेडियन और को प्रोड्यूसर के तौर पर करोगे। इस फिल्म का नाम था दुश्मनों के दुश्मन। उसके प्रोड्यूसर उमर शरीफ और मोइन अख्तर थे। उसमें डायरेक्टर लिया उन्होंने जावेद फाजिल साहब को। बाबरा शरीफ उस फिल्म की हीरोइन थी।
अब जो और उसमें हीरो थे मेरे ख्याल में इजहार काजी थे शायद, वो हीरो थे। लेकिन हुआ क्या कि वो दुश्मनों के, ये इन लोगों का कॉमेडी ट्रैक था, उमर शरीफ और मोइन अख्तर का। इन लोगों ने फिल्म लिखी हुई उमर नहीं थी। अब जब उसमें वो एडिट होके आई तो उसमें मोइन अख्तर और उमर शरीफ के सीन कट गए। अब सोचे प्रोड्यूसर के सीन कट गए, उल्टा ही होता है, यहाँ तो प्रोड्यूसर हीरो आते होंगे और उनका ये क्या। तो उन्होंने कहा भाई जब फिल्म बड़ी होगी तो कॉमेडी ही कटेगी, कॉमेडी सीन कटेंगे और हमने फिल्म को चलाना है, हमने फिल्म को फ्लॉप नहीं करना। उमर को आ गया गुस्सा। अच्छा मोइन साहब बर्दाश्त करने वाले थे, वो ज्यादा गुस्सा नहीं करते, मगर उमर शरीफ कहाँ बर्दाश्त करने वाले हैं। उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी, तुम्हारी ये कैसे, तुमने मेरी फिल्म, हाँ उमर शुरू हो गए। तो जावेद फाजिल साहब ने कहा कि भाई इतने बड़े तुम हो ना तो जाओ खुद ही फिल्म डायरेक्ट करो, जाओ खुद ही डायरेक्ट करो और हिट करा के दिखा दो सिनेमा में। अच्छा उमर शरीफ ने कहा कि भाई अब तो मैं काम ही तब करूंगा जब मैं फिल्म बनाऊंगा। यूं उमर शरीफ ने काम रोक दिया, थिएटर को भी स्टॉप लगा दिया जो बकरा किस्तों पे और बुड्ढा घर पे है के बाद उनके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बना हुआ था। उनके सर पर सिर्फ अपनी फिल्म मिस्टर 420 बनाने और इसे कामयाब करने की धुन सवार थी, खास इसके लिए कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। नुकसान, अच्छा खासा नुकसान, हर कोई। उमर शरीफ उस टाइम तो जैसे पीक पे थे और जैसे हम सुना करते थे ना कि जी उमर शरीफ वो आर्टिस्टों के आगे ब्रीफ केस ला के रखे, तो उमर के आगे ब्रीफ केस इस तरह पैसों के खुले रखे होते थे कि भाई कोई हमारा ड्रामा कर ले। उमर शरीफ ने किसी का ब्रीफ केस एक्सेप्ट नहीं किया, कोई फोन नहीं सुना, कोई सिफारिश मिन्नत समाजत कबूल नहीं की। उन्होंने एक माहिर वेल्डर की तरह अपनी फिल्म के सिरे मजबूती से जोड़ने शुरू कर दिए। जितना यकीन उन्हें अपनी कहानी पर था उतना ही एतमाद बाबरा शरीफ पर भी था। बाबरा शरीफ से इनकी दोस्ती बहुत थी और बाबरा शरीफ इनको पसंद भी बहुत थी। उनकी फेवरेट आर्टिस्ट पाकिस्तान में बाबरा शरीफ है। तो वो उन्होंने बाबरा शरीफ ने कहा, वो थोड़ी घबरा गई क्योंकि वो जाहिर है उस टाइम वो सुपरस्टार थी। उनको हुआ कि यार ये नया आर्टिस्ट है, नया डायरेक्टर। तो उन्होंने एंड टाइम पे उमर को कहा कि यार उमर मैं तो समझ रही थी तुम सीरियस नहीं हो। तो उमर ने कहा कि भाई मैं तो सीरियस हूँ, शूटिंग है कल से। कहेंगी नहीं नहीं देख मेरा तो कैरियर का वो हो जाएगा, तुम नई फिल्म है, नया डायरेक्टर है, मैं तो वो। तो उमर ने कहा ठीक है आप नहीं करो। उमर कहेंगे मैं स्टूडियो में परेशान बैठा था तो रिक्शे से एक लड़की उतरी जिसका नाम था रूबी नियाज़ी। उमर ने उसको देखा तो उमर ने अपने असिस्टेंट से पूछा भाई ये कौन है। उसने कहा ये किसी कमर्शियल के लिए आई है लड़की ना, नई लड़की। तो उमर ने कहा इसे बुलाओ। उसे बुलाया। उमर ने कहा फिल्म में काम करोगी? उसने कहा जी जी। उसने कहा अच्छा कल से शूटिंग है? कह रही है कल से शूटिंग है? तो उसने कहा मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। उमर ने कहा चलो। उमर कहेंगे मुझसे टाइम उसको तारिक रोड लेके गया, उसको कपड़े शपड़े सब दिलाए और नो डाउट उसने जो 420 में काम किया। आपने वो डायलॉग सुना है, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा? नहीं, पहले ये सुनिए। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। रूबी नियाजी के साथ भी यही हुआ। मुझे कोई नहीं जानता था से मुझे पूरा पाकिस्तान जानने लगा है तक का सफर रूबी नियाजी ने मिस्टर 420 के जरिए एक दिन में ही कर लिया। लेकिन जावेद फाजिल और बाबरा के बाद उमर शरीफ को सीधा हॉलीवुड से टक्कर देने आ पहुंचा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। उमर चाहते थे कि वो फिल्म प्रिंस में लगे। उस जमाने में प्रिंस सिनेमा में इंग्लिश फिल्में लगती थी और टर्मिनेटर लगी हुई थी। अच्छा, जो प्रिंस सिनेमा के मालिक थे वो उमर का थिएटर देखने आते थे और उनकी जो बीवी थी वो उमर की बहन बनी हुई थी। उमर ने जाके उस सिनेमा के ऑनर से बात की कि जी मैं चाहता हूँ मेरी 420 लगे। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया, पागल वागल तो नहीं हो गया, टर्मिनेटर लगी हुई है, शो टूट नहीं रहा, मैं 420 लगा दूं, कौन सी फिल्म है ये? उन्होंने जाके उनकी बीवी, भाई तुम्हारा शौहर वो कर रहा है, तो वो भी आ गई उमर के साथ, चलो देखती हूँ कैसे नहीं लगाते मेरे भाई की फिल्म। 15 दिन बाद फिर उसके फोन आ गया, भाई आ जा तुम। उसने कहा यार इसने फिर मेरी फिल्म का मना कर दिया। वो पहुंचे उमर ने कहा भाई क्या हो? कह रहा भाई यहाँ पुलिस खड़ी करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्यों? कह रहा 15 दिन की बुकिंग हो चुकी है, 15 दिन का हाउसफुल हो चुका है। मैं तुमसे प्यार करती हूं। और फिर पाकिस्तान ने देखा कि खिड़की तोड़ रश क्या होता है, कामयाबी किसे कहते हैं। अप्पू ने उसमें एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी की, प्रोडक्शन भी की, एडिटिंग भी की, म्यूजिक कंपोजर भी थे, लिरिसिस्ट भी थे, सिंगर भी थे, एक्टर भी थे। तो अप्पू ने 3 रोल्स किए। एक रोल करना बड़ा मुश्किल है, तो अप्पू ने 3 डिफरेंट रोल्स किए उस टाइम पे 1992 के अंदर, और मनवाया अपने लोहे को, अपने आर्ट को, अपने फन को। 11 निगार अवार्ड्स मिले अप्पू को। वो फिल्म इतनी बड़ी सुपरहिट हुई, लोगों ने इतना प्यार दिया मिस्टर 420 को कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। 420 ने तो तहलका मचा दिया, इतनी सुपर डुपर वो फिल्म हुई। फिर जावेद फाजिल साहब आए, उमर को गले लगाया, कह रहे तूने जो कहा था तूने कर दिखाया।
और तुम्हें बहुत प्यारी फिल्म बनाएंगे। जावेद फाजिल वही ना जिन्होंने उमर शरीफ के सीन काटे थे अपनी फिल्म से, उनसे तो नाराजगी नहीं हो गई थी उमर भाई की? नहीं, बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो फिल्म ही जावेद फाजिल के साथ करते थे, वो डायरेक्टर ही जावेद फाजिल को मानते थे। लेकिन उमर की आधे से ज्यादा लोगों से लड़ाई होने के बाद ही दोस्ती हुई। जिससे भी पूछेंगे उमर की सबसे पहले उससे लड़ाई हुई है, बाद में उससे दोस्ती हुई। और वहाँ से शुरुआत हुई फिल्म्स की। फिर अप्पू ने मिस्टर चार्ली बनाई, मिस फितना बनाई, चांद बाबू बनाई, और हर फिल्म में अप्पू ने कोशिश की कि मैं एक इस्लाही फिल्म पेश करूं और उसमें कोई ना कोई मैसेज जरूर हो। महकमा तालीम ने देखो अब तक इनकी खबर न ली, कौन है इसका जिम्मेदार पूछ रहा है चार्ली। थिएटर तक तो ठीक था, लेकिन मिस्टर 420 की इस लेवल पर कामयाबी की खबर जब भारत पहुंची तो वहां के प्रोड्यूसर्स के कान खड़े हो गए। 92 में उमर को इंडिया बुलाया गया। उमर ने वहां पे 26 मूवीज साइन की। उस जमाने का इंडिया का जितना बड़ा डायरेक्टर था, चाहे सुभाष घई ले लें, चाहे रासिपी ले लें, चाहे जितने, इन सब की ख्वाहिश थी कि उमर शरीफ हमारी फिल्म करे। उमर से पहले मोइन अख्तर कभी भारत आना जाना लगा हुआ था और वो उसे वहां काम करने के तरीक़ेकार और माहौल से आगाह करते रहते थे। लेकिन बहरहाल दोनों के मिजाज में फर्क तो था। मोइन अख्तर की बात अलग थी, लेकिन उमर शरीफ जिस वक्त 2-3 दफ़ा इंडिया गए हैं तो उन्होंने वहाँ पर मतलब एक किसी दबाव के बगैर किसी उसके काम किया, और वहाँ पे उससे हटके कि जी आप इंडिया में ही या क्या, उनके जो अपनी वो थी, अपनी जो हुब्बुल वतनी थी, अपना उनका था, वो उससे कभी पीछे नहीं हटे। वो हमेशा जब भी बात होती थी बोल जाते थे। हालांकि वहाँ के आर्टिस्टों ने इस बात को बुरा भी मनाया और गलत भी कहा, लेकिन कहता था जो मेरा असूल है या जो मेरा वतन का मामला है उस पर मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे आप मुझे बुलाएं या ना बुलाएं। इसी बीच उमर शरीफ के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिसने पड़ोसी मुल्क के छोटे दिल रखने वाले इंतहा पसंदों को इस बड़े दिल वाले फनकार के खिलाफ एक जवाब फराहम कर दिया। जब दिल्ली गए और वो जामा मस्जिद गए तो वहाँ पे मुसलमान वो सारे लोग जमा हो गए। अब वो जमा हुए तो उसमें क्या हुआ कि भाई उमर शरीफ आप कुछ बोलें, उनको ऊपर खड़ा कर दिया कि भाई आप यहाँ कुछ बोलें। अब उमर ने बोलना शुरू किया। उसमें उमर ने एक जुमला बोल दिया जो कि आपको पता है उमर शरीफ की एक आदत थी। उन्होंने बोल दिया कि भाई अगर आप लोग गाय को माँ कहते हो तो बैल को बाप क्यों नहीं कहते। कॉमेडी थी। अच्छा, इंडिया में लोग जरा माइंड नहीं करते क्योंकि बकरा किस्तों में उमर के वो आपने देखा होगा वो शादी का मुंतर है पूरा, या स्त्री पे उमर ने बात की है, तो पब्लिकली लोग माइंड नहीं करते। मगर एक तबका है जैसे बाल ठाकरे साहब ने उस चीज़ को बहुत माइंड किया और उमर को फिर उन्होंने बुलाया और उन्होंने उमर को कहा कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, मैं तुम्हारे ड्रामे भी देखता हूँ, मगर तुमने वो पढ़ा हमारी शादी का वो जो मजाक उड़ाया है वो, और अभी जो तुमने ये कहा उमर के खिलाफ बम्बई में पाकिस्तान असम्बली के बाहर जो पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर पुतले जलाए गए उमर के, और उन्होंने फिर उमर को कहा कि जी मैं तुम्हें 48 घंटे का टाइम देता हूँ, तुम इंडिया छोड़ दो। तो उमर ने कहा आप 48 घंटे की बात करें, मैं तो अभी छोड़ दूँ। तो वहाँ भी उस टाइम उमर को काफ़ी डायरेक्टर ने कहा कि नहीं हम सब सेट कर लेंगे, हमारी जिम्मेदारी हो आप। तो लेकिन उमर ने कहा नहीं भाई मैं जाऊँगा इसलिए क्योंकि अगर मेरे साथ ज़रा सा भी कुछ हुआ तो चूंकि मेरी पाकिस्तान में बहुत है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पाकिस्तान और इंडिया में कोई बात खराब हो। बाल ठाकरे ने उमर भाई को अपना दुश्मन मानकर मुल्क से निकलवाया तो एक भारतीय शख्सियत ऐसी भी थी कि जिसके साथ दोस्ती ने उमर शरीफ के लिए इस मुल्क में रहकर काम करना मजीद मुश्किल बना दिया। दाऊद इब्राहिम से उस टाइम उमर की बहुत अच्छी दोस्ती थी। उमर उनके हर प्रोग्राम में जाते थे। ये उससे पहले की बात है जो वहाँ के बम ब्लास्ट हुए, ये उससे पहले की बात। अच्छा, उस ज़माने में वो जो थे जैसे टाइगर में माना ये वो लोग जो थे ना वो उमर की सिक्योरिटी में उमर के साथ होते थे, तो जहाँ भी उमर जाते थे वो साथ होते थे। तो अगर उमर इंडिया में काम नहीं कर सके ना तो उसका सबसे ज़्यादा जो वजह थी ना वो दाऊद इब्राहिम से दोस्ती थी। इस दौरान उमर शरीफ को बॉलीवुड के फिल्मी अवार्ड्स के लिए भारत मदऊ किया जाता रहा। अवाम तो दीवानी थी ही, बॉलीवुड के तकरीबन हर बड़े अदाकार की आंखों में उमर शरीफ के लिए पसंदीदगी देखी जा सकती थी। 2004 में एक अवार्ड हुए थे बॉम्बे में जिसमें उमर शरीफ सोलो परफॉर्म किया था। मैं कहता हूँ क्या परफॉर्मेंस थी। अमिताभ भी बैठे हैं, पूरी इंडस्ट्री बैठी, और कोई ही वाज ऑन स्टेज, कुछ 40 मिनट स्टेज पे था।
वाइप ऑफ। जितने भी इंडिया के बड़े एक्टर्स हैं, हम दुबई में थे जिसने अवार्ड में, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कितनी इज्जत और कितना प्यार और कितनी रिस्पेक्ट दी उन लोगों ने कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, शाहरुख खान साहब हो गए, अमिताभ बच्चन साहब हो गए, आमिर खान साहब, सलमान खान साहब, अक्षय कुमार साहब, ये सब अप्पू से मिले तो इन्होंने इतना मोहब्बत दी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और अप्पू ने भी जिसने अवार्ड पर परफॉर्म किया 2 दफ़ा किया, इंडिया भी जाकर परफॉर्म किया, बल्कि एक फिल्म भी अप्पू ने साइन की थी जिसका नाम था तुम मेरे हो, और वो फिल्म जो है हैदराबाद में शूट भी हुई कुछ पोर्शन उसका, बट वो कंप्लीट नहीं हो सकी बिकॉज अप्पू की मसरूफियत की वजह से, और वो थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान के हालात भी ऐसे हो गए थे। लेकिन आज भी इंडियंस इतना प्यार करते हैं अप्पू से, मैं क्योंकि काफ़ी ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं मिलता रहता हूँ लोगों से, तो लोगों का प्यार उसी तरह ही आज भी दिलों में जिंदा है जैसे पहले था। और अप्पू ने स्टार प्लस का एक शो था ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, उसमें एज अ जज वो गए, तो इंडिया वालों ने इतना इज्जत दी अप्पू को कि नॉट एज अ कंटेस्टेंट, एज अ जज बुलाया अप्पू को कि अप्पू आकर वहाँ के कॉमेडियंस को रेट करने, जिसमें फिर कपिल शर्मा जो हैं उनको वो उन्होंने जीता था, तो उस शो के जज अप्पू थे। भारतीय फिल्मों का चैप्टर तो क्लोज हो गया, लेकिन अवार्ड शोज के साथ साथ भारतीय प्रोड्यूसर्स ने टीवी पर लाफ्टर शोज के लिए किसी न किसी तरह मकामी हलकों को उमर शरीफ के हक में कायल कर लिया। वैसे भी ये बात सब जानते थे कि पाकिस्तान हो या भारत, उमर शरीफ के नाम पर पब्लिक पैसा जरूर निकालेगी। इसी मुनासबत से शो का नाम रखा गया अब कौन बनेगा उमर शरीफ। उसके बाद वो उमर के साथ एक जी टीवी के लिए एक शो शुरू करना चाहते थे, तो उस शो का नाम था कौन बनेगा उमर शरीफ। अब कौन बनेगा उमर शरीफ कॉमेडी शो, तो उसमें ये फिर उमर ने शो बनाया था जिसमें था कि पूरी इंडिया से और पाकिस्तान से भी हम कॉमेडी लेके परफॉर्म कराएंगे, और फिर उसमें वो सिलेक्ट करेंगे जी कि अब कौन बनेगा उमर शरीफ। तो ये शो होना था, लेकिन उमर की एक शर्त थी कि ये शो हम करें दुबई में। वो चाहते थे कि हम ये शो करें बम्बई में। उन्होंने कहा भाई क्योंकि हमारे शोज ज़्यादा, उनके शोज़ में आपको पता है सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, और वो बहुत ह्यूज सिस्टम था, बहुत ह्यूज प्रोग्राम था, उसको पूरा दुबई में लाना मुश्किल था, और उमर के लिए इंडिया में करना मुश्किल था। तो लेकिन वो उमर कर नहीं सके, जो बाद में वो आइडिया चोरी हुआ और वो लाफ्टर चैलेंज के नाम से वो शो शुरू हुआ। उमर ने फिर कराची में किया बाद में, लेकिन बहुत बाद में जियो से फिर उन्होंने कोई है जो हमें हंसाए इस नाम से प्रोग्राम हुआ, लेकिन काफ़ी बाद में हुआ, लेकिन आइडिया ये फर्स्ट उमर ही का। तू शाइन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे, मेरे खाने खताब को अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा। लेन देन के मामलात में भी उमर शरीफ को इंडिया सूट नहीं किया। यूं भी वो कभी पैसे के पीछे नहीं गए, बल्कि हमेशा पैसे ने उमर शरीफ का ताक़ुब किया। उमर पैसों के मामले में और उमर काम के मामले में बहुत वो थे, उनका अगर एग्रीमेंट प्रॉपर तरीके से वो चलते थे। जो सोनी टीवी से उमर शो कर रहे थे, डील हो चुकी थी और बहुत बड़ा, जाहिर है मैं हो जाती थी कि यार ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ा अमाउंट है। वो पैसे यहाँ पहुँचे नहीं, उन्होंने ईजी लिया, या हमारे किसी आर्टिस्ट ने कह दिया कि भाई उमर शरीफ तो पैसे लेके भी नहीं आते बाज़ दफ़ा, तो आप देख लें इंडिया आना है, अगर उमर शरीफ नहीं आए तो आप क्या करेंगे। और ये हमारे अपने कॉमेडियंस ने वहाँ जाके कहा। तो खैर उन्होंने कहा क्या उमर शरीफ साहब आप एक काम करें, आप एयरपोर्ट पहुँच जाए, हम आपको पेमेंट कर देंगे। उमर ने फ़ोन बंद किया, उमर सो गए। अब सोनी टीवी का मालिक मुझे फ़ोन कर रहा है, भाभी उन्हें उठाएं, मुझसे गलती हो गई, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई वो तो अब लाहौर में सो रहे हैं, मैं कराची में हूँ, मैं उन्हें कैसे उठाऊँ। लाहौर से याद आया कि उमर शरीफ पंजाब आया, उसने देखा और फतह कर लिया। उमर वाहिद कराची के आर्टिस्ट हैं जो लाहौर में सुपर डुपर हिट हुए। कहते हैं कि जब उमर को 86 में ड्रामे के लिए बुलाया गया, अलहमरा 3 में या 2 में उमर का ड्रामा हो रहा था, और फर्स्ट में अमानुल्लाह का ड्रामा लगा हुआ था, और 3 में आई थिंक ये दूसरे आर्टिस्टों का ड्रामा, सोहेल अहमद वगैरह का ड्रामा लगा हुआ था। तो वो कह रहे हैं कि जब उमर शरीफ की इंटरव्यू हुई, इतनी बड़ी क्लैप हुई है कि हमें लगा है कि कोई ब्लास्ट हुआ है, क्या हुआ है। सारे आर्टिस्ट अपने अपने हॉल से बाहर निकल के आ गए कि हुआ क्या है। तो उन्होंने कहा जी उमर शरीफ की एंट्री हुई है। आप अमीन के बेटे हैं? हाँ जी, अमीन का बेटा हूँ। अमीन आपके घर आता था? अमीन मेरे घर में रहता था। तुमने पूछा नहीं कि क्यों रहते हो? जब हालात थोड़े से ख़राब हुए शहर के और फिल्म्स की डिमांड बढ़ी लाहौर में, तो फिर हम लाहौर शिफ्ट हो गए, और फिर हमने लाहौर में जाकर लाहौर थिएटर अप्पू ने बनाया 96 के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए कि वो किसी और शहर में जाके एक थिएटर बनाए, और फिर लाहौर की आवाम को एंटरटेन किया। वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत शाही किले जैसा थिएटर बनाया अप्पू ने,
और फिर बिलातादाद फिल्म्स की लाहौर में, और लाहौर से हमारा एक बहुत गहरा ताल्लुक है। मेरी वालिदा लाहौर से हैं, पंजाब से हैं। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि उमर शरीफ को अपना थिएटर खरीदना पड़ गया और इस थिएटर का इफ्तिताह बिल्कुल शाही अंदाज में किया गया। अपना उन्होंने ऑडिटोरियम बनाया और वो शमा सैनमा था, उसको उन्होंने पूरा कन्वर्ट करके लाहौर थिएटर के नाम से हाथी का इंतज़ाम किया। हाथी पे बिठा के वो अपनी वालदा को लेके आया। वालदा से उसकी बेपनाह मोहब्बत। वालदा के कहते हैं ना, वालदा के बगैर वो कुछ भी नहीं था। इस वजह कहता था मैं जो कुछ भी अपनी माँ की वजह से, और इसी वजह से माँ हॉस्पिटल उसने बनाया। लेकिन लाहौर शिफ्ट होने की वजह सिर्फ मद्दाहों का मुतालबा और मोहब्बत ही नहीं थी। खुद उमर शरीफ भी अमानुल्लाह की तरह पंजाबी जबान में कॉमेडी करने वाले एक लेजेंडरी आर्टिस्ट की मोहब्बत, बल्कि यूं कहिए अकीदत में लड़कपन से ही गिरफ्तार थे। मुनव्वर ज़रीफ से बड़ा वो कॉमेडियन किसी को नहीं मानते, वो अपने आप को भी नहीं मानते। यहाँ मैंने इतनी बार मुनव्वर ज़रीफ की फिल्में देखी हैं बिकॉज उमर शरीफ की वजह से, क्योंकि वो जिस तरह आप बकरा किस्तों पे ड्रामा देख के हंसते होंगे ना, आज उमर शरीफ मुनव्वर ज़रीफ की फिल्में देख के ऐसे हंसते। जिस टाइम मुनव्वर ज़रीफ जिंदा थे तो उनको पता चला था कि जेबीज होटल एक ज़माने बड़ा मशहूर था, वहाँ पे मुनव्वर ज़रीफ अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। तो वो उन्होंने बड़े एक सहाफ़ी मेरे ख्याल में अथर जावेद सूफ़ी साहब, उनको बड़ा पटा के मना के कि भाई मुझे किसी तरह मुनव्वर ज़रीफ से मिला दो, तो वो उनके साथ वहाँ गए भी। और अथर भाई ने जाके बात भी की कि एक नया लड़का आया है, वो आपसे मिलने चाहता है। तो वो चूँकि अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ थे तो उन्होंने कहा हाँ अभी मिलता जैसे नए आर्टिस्टों के साथ कहते हैं हाँ अभी मिलते। लेकिन वो फिर मिले नहीं और वो अपना मिला के अपनी मीटिंग्स वगैरह करके वो चले गए। तो वो उमर की उनसे मुलाकात नहीं हुई। और जब वो फर्स्ट टाइम लाहौर गए और उनको ड्रामे के लिए लाहौर में बुलाया गया, तो वो उनके भतीजे के साथ उनके घर गए और उन्होंने पूछा कि घर के बाहर उन्होंने पूछा कि इस मुनव्वर ज़रीफ साहब के कमरे की कौन सी दीवार है। तो उन्होंने कहा ये मुनव्वर ज़रीफ की बेडरूम की दीवार है। तो जाके उन्होंने उसको चूमा। वो बहुत प्यार करते थे उनसे। मैं तो कहना तू मेरा पीछा छाड़ दे ते स्टूडियो दे चक्कर लाया कर, शायद तेन हीरो बंदे चांस मिल जाए, जज्बाती डायलॉग बोलनी मार जाए। तू पहले तो एडियां सियानियां गल्लां नहीं सा करदी। उनकी मुलाकात नहीं हुई थी मुनव्वर ज़रीफ साहब से, लेकिन उनकी रूहानियत में बहुत अटैचमेंट थी। वो हर नमाज के बाद उनको और जितने भी आर्टिस्ट गुजरे हैं इस दुनिया में, उन सबका नाम लेकर उनको बख्शा करते थे। मुनव्वर ज़रीफ से मोहब्बत, अमानुल्लाह से मोहब्बत, पंजाब से, सिंध से, पाकिस्तान भर के लोगों से और दुनिया भर में बसने वाले अपने फैंस से मोहब्बत एक तरफ और हिरा से मोहब्बत एक तरफ। वो जितनी ज्यादा अपनी बेटी से मोहब्बत करते थे, वो उतनी ही जल्दी उन्हें छोड़कर चली गई। हिरा की मौत कैसे वाक़ई हुई और उमर भाई ने किस शिद्दत के साथ इसका असर लिया, ये आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले तस्करा शकीला कुरैशी का, जिनसे शादी के बाद उमर शरीफ की पंजाब पर ग्रिप ढीली पड़ गई। वहाँ पे जो असल उसका डाउनफॉल शुरू हुआ शकीला कुरैशी से शादी हुआ। जब उसने शकीला कुरैशी से शादी की तो उसका आहिस्ता आहिस्ता वो जो मामला था ना, वो गड़बड़ शुरू हो गए। ज़ाहिर है थिएटर इतना संभालना, इतना बड़ा इंतज़ाम करना और ये करना एक तरीके से बहुत मुश्किल सा हो जाता है। वो थोड़ा सा वहाँ से फेडअप हुआ। मैं जब आ रहा था, आखिरी मेरी जब लाहौर में उससे मुलाकात हुई तो उसने कहा परवेज़ भाई दुआ कीजिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ मामला अच्छे हैं नहीं। तो मैंने वजह क्या है, कहना आपको पता है। फिर उस पर एक वो मोहर लगी हुई थी कराची की, वो एक, फिर वो दूसरा सियासी मामला भी था। तो कहना यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। मुल्क की हर दूसरी सियासी जमात उन्हें अपने साथ काम करने की ऑफर करती रही, लेकिन एक तो कराची, ऊपर से लालू के। अब उमर शरीफ कहाँ किसी और के पास जाते। सबसे अच्छी चीज जो मुक्तदा कौमी मूवमेंट ने सिखाई है, जो मैंने सीखी है, वो है भाई। लफ्ज भाई तंजीम में जिसे भी कोई बुलाता है भाई जरूर लगाता है। जब भाई लग जाता है तो दुश्मनी का तस्वुर वही खत्म हो जाता है। ज़ाहिर कराची वाले थे, एक हमदर्दी तो थी एमक्यूएम के साथ, और उस टाइम कराची में सबका ही था। अल्ताफ भाई उनको चाहते थे 2 जगह से इलेक्शन लड़वाना, एक लालू खेत से और एक रॉम सामी, वही जो उनका जहाँ वो हो। तो 2 जगह से वो उनको इलेक्शन लड़ाना चाहते थे, मगर और उमर भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार थे। और लेकिन उस ज़माने में वो ग्रेजुएशन की मेरे ख्याल में डिग्री का कोई प्रॉब्लम थी और उमर ने ज़ाहिर ग्रेजुएशन नहीं किया था, तो इसलिए उमर इलेक्शन नहीं लड़ सके। दोस्तियाँ उमर की सबके साथ थी। उमर के परवेज़ इलाही से बहुत अच्छी दोस्ती थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब से तो उमर का बहुत ही दोस्ती भी प्यार, और मुशर्रफ साहब के दौर में मुशर्रफ साहब के कहने पे ही वो आए वज़ीर आला के वो एडवाइज़र भी लगे।
किस्मत देखिए कि एक सूबे की असम्बली में उमर शरीफ को नशिस्त ऑफर हो रही है तो दूसरे सूबे का ऐवान उनके खिलाफ तहरीकें पेश कर रहा था। तो उन्होंने एक ड्रामा लिखा था लोटे और लिफाफे, तो पंजाब असम्बली में उनके खिलाफ तहरीक इस्तक़लाल पेश की गई और उन्होंने जाके पंजाब असम्बली में ही अपना केस खुद लड़ा। मैंने कहा तो अखबार में आया कि लिफाफे चल रहे हैं, लोटे आ गए असम्बली में, तो ये मैंने तो नहीं कहा, ये तो अखबार में आया है। तो वो अगर वो ड्रामा देखा जाए तो वो पूरा सियासत से उन्हें वो था, लेकिन फिर एक वक्त आया कि उन्हें लगा कि वो सियासी, क्योंकि मैं उमर को कहती थी सुबह आप 1 लाख रुपए लेके जाते हैं, रात को आते हैं आप 5,000 आपकी जेब में पड़े होते हैं, आप वही पॉलिटिशियन है मिनिस्टर, जाते हैं लाख रुपए लेके और करोड़ों रुपया लेके आते हैं, आप लाख जाते हैं 5,000 रुपए लेके आते हैं। तो मैंने कहा आप पॉलिटिशियन नहीं बन सकते, इसलिए आप छोड़ दें। दीगर सियासतदानों की तरह बीबी शहीद बेनजीर भुट्टो को भी उमर शरीफ पसंद थे, और जब उन्हें पसंद होते तो फिर जरदारी साहब को क्यों ना होते। एक दफा हम शो में लेट पहुंचे, वो जरदारी साहब के साथ बाहर जा रही थी, तो फिर वो कहेंगे अरे उमर तुम इतनी लेट आए हो, हम तो अब जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं आ गया हूँ। तो फिर उन्होंने बेनज़ीर ने जरदारी साहब से कहा कि भाई उमर को सुने बगैर तो मैं जा नहीं सकती। अच्छा, जरदारी साहब भी उमर को, एक बार उमर पर कोई केस था लाहौर में, उमर कोर्ट में गए जज साहब से थे, तो उस टाइम जरदारी साहब बेड़ियों में बंधे हुए हैं, उनके वो क्या है हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और वो उनको पेशी भी लाया जा रहा था। उस टाइम उमर भी जज साहब के पास किसी काम से गए थे, कुछ था, तो वो उन्होंने देखा जरदारी साहब ने, तो उन्होंने जज को कहा कि भाई ये तो आर्टिस्ट आदमी है, सबको हंसाने वाले, इनका केस भी आप मुझ पे डाल दो, इनको जाने दो। जब सबकी बात हो रही है तो इमरान खान साहब की क्यों ना हो। उमर शरीफ ने शौकत खानम अस्पताल की फंडरेजिंग तकारीब में इमरान खान का बहुत साथ दिया। वो मुझे याद है कि वो उस टाइम बहुत परेशान उमर के पास आए। उमर ने भी खाना प्लेट में था और उमर यूँ स्टार्ट करने लगे, इमरान खान ने कहा यार उमर ये तो खाना खा के चले जाएंगे, ये तो खाने के पैसे भी वसूल नहीं होंगे। तो उमर ने प्लेट वहाँ रखी और उमर ने म्यूजिशियन का कहा स्टार्ट करो म्यूजिक, और उमर ने कहा शो शुरू करा। उमर स्टेज पे गए हैं और बल्कि चूंकि उमर इंसुलिन लगाते थे और वो लगा चुके थे, खाना उन्होंने खाया नहीं, शुगर उनकी लो होना शुरू हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जाके जब माँ के हवाले से बोलना शुरू किया, सबसे पहले तो उन्होंने उस रेस्टोरेंट के मालिक को बुला के खाना ही फ्री करवाया। उसके बाद वो उमर जो बातें करते थे उससे मैंने देखा है कि औरतों ने अपने टॉप्स, डायमंड के टॉप्स तक उतार के ना यूँ देना शुरू किए और वो इमरान खान पीछे यूँ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। इस दौरान उमर शरीफ की तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल मुंतकिल होना पड़ा। वो समझ रहे थे कि कोई आए ना आए, इमरान खान तो उनकी आयादत को जरूर आएगी। इमरान खान साहब ने सिर्फ बुके भिजवा दिया था अपने उनके साथ, तो वो उमर ने बुके बाहर रखवा दिया। तो उमर ने कहा जहाँ आम पब्लिक जितने बाहर रखे हुए ना, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे लोग आते थे और वो बुके, उन्होंने कहा वहाँ ले जाके रख दो। अच्छा, उमर एक बात इमरान खान के बारे में कहते थे, ये सब बातों के बावजूद, कि इमरान खान पैसों के मामले में बहुत अच्छे इंसान है, वो लालची नहीं है, वो करप्ट नहीं है। बाकी वो इमरान खान में अपनी, मैं तो थी, आना वाले तो थे वो, लेकिन वो करप्ट नहीं है। ये बात उमर हमेशा उनके बारे में कहते थे। खैर, क्या इमरान खान, क्या जरदारी साहब और क्या इकामत, सभी उमर शरीफ को पसंद करते थे, लेकिन हिरा की मौत से उमर शरीफ को जो सदमा पहुंचा उसने इस हसास आदमी की बुनियादें हिला दी। जिस दिन उनको पता चला था कि वो डायलिसिस पे चली गई है, वो तब से ही बहुत ज़्यादा सैड थे। और जिस टाइम उसका डायलिसिस हुआ करता था, मतलब अगर वो जोहर की नमाज पे पढ़ने बैठते थे तो मगरिब की नमाज के बाद में उनकी मिन्नतें करके उनको नमाज रूम से लेके आती थी कि आ जाएं। पैरों पे सोलिंग हो जाती थी कि हो गया, उसका डायलिसिस हो गया है, उमर वो ठीक है, आप आ जाएं, अब चले चाय पी लें। वो बच्चों की तरह बस अल्लाह को कह रहे होते थे, बस मेरी बेटी को किसी तरह से, बहुत प्यार करते थे। कराची में हिरा ने एक बुटीक खोला था और उसकी बहुत शानदार एक तकरीब उमर शरीफ ने होटल में की थी, पीसी में, और भरपूर तरीके से अपनी बेटी को सपोर्ट, एक ही बेटी थी तो उसने भरपूर सपोर्ट किया और उसको जितना मोहब्बत, बेटी कहते हैं ना कुछ ज़्यादा ही करीब होती है, तो बेटी को उसने बहुत भरपूर तरीके से साथ दिया। और बाकायदा फिर लाहौर जाकर उसने वहाँ बुटीक खोला, वहाँ पे उसका हुआ, लेकिन उसने उमर शरीफ को तोड़ के रख दिया। वो ऐसे से यूं कर रहे, कह रहे ज़रीन मेरे जिस्म से जान निकल रही, और वो ऐसे टिक, हाथ उन्होंने यूं रख दिए वॉश बेसिन पे और वो कह रहे ज़रीन मेरे जिस्म से जान निकल रही। मैंने अली हसन इरफान मलिक को आवाज़ दी, मैंने कहा जल्दी से आओ, उमर को पकड़ो और अंदर लेके फिर हम।
अब मुझे तो पता है वो जान, वो उनकी बेटी, वो जा रही है, वो उस बाप से, हम नहीं बता रहे मगर उस बाप को पता है कि उसकी जान जा रही है। बहुत फूट फूट के रोया था गले लग के, और मुझे ऊपर वाले कमरे में ले गया, पूरा जहज का मुझे दिखाया। आप सब खुद सोचिए, और बड़ी औलाद जो होती है ना पहली, उससे बड़ी मोहब्बत होती है माँ बाप को। तो मुझे ये लगता है कि वहां ये टूट गया था। मस्जिद नबवी से उसको रुखसत करना था उनके, वो सबको बड़े फखर से बताते थे कि मैं मस्जिद नबवी में निकाह करूंगा अपनी बेटी का। जब 40वीं के बाद फिर वो कराची आ गए थे तो उन्होंने फिर कहा था कि जी अब मुझे लाहौर नहीं जाना कभी। लाहौर को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कहकर आने वाला उमर शरीफ वो उमर शरीफ था ही नहीं जो यहां से गया था। ये तो कोई और शख्स था, बीमारियों में घिरा हुआ, हेरा की यादों में को, ना आंखों में वो पहले जैसी मस्ती, ना बातों में वो पहले जैसा जादू। कई दफ़ा मैंने सोचा मिल जाऊं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। यकीन करें उसका वो चेहरा या उसकी वो तकलीफ या उसकी वो परेशानी शायद मैं नहीं देख पाता, इसलिए कि मैंने उसको जिस उसमें देखा था, हंसता खेलता जागता जीता। मैं जब वो देखता तो मुझे कई मरतबा लोगों ने कहा आप मिलने क्यों नहीं गए। मैंने कहा यार मैं मिलना इसलिए नहीं चाहता कि मुझसे फिर वो चीज़ें, मैं ज़ाहिर है मेरा उसका ऐसा साथ है कि मैं शायद वो चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। शुगर उनको 30 साल पहले हो गई थी, और काम की ज़्यादती भी मैं कहूँगा कि ज़रूर थी, क्योंकि वो दिन में लाइव शूटिंग्स किया करते थे, रात को लाइव 2 शोज़ करते थे ड्रामे के, फिर घर पे आके मेरी दादी अम्मा के 1 घंटा पैर भी दबाया करते थे, हमें भी टाइम दिया करते थे। तो उन्होंने बड़ी कम नींद होती थी अप्पू की, और काम बहुत ज़्यादा होता था, और लोग बहुत ज़्यादा मिलने के लिए उनको बेचैन रहते थे। बहुत दुखी थे, बड़ी मुश्किलों से उन्हें निकालते थे। हंसी मजाक भी फिर करते थे, हंसते भी थे, बोलते भी थे, मगर वो जो एक वक्त आता था ना जब वो अगर कोई ड्रामे में सीन देख लें या मूवी में कोई शादी का सीन देख लें या बच्ची का या कुछ, या अगर मेरे घर में कोई शादी, मैं अक्सर किसी की शादी के कार्ड वगैरह आते थे तो मैं नहीं उमर को बताती थी कि किसी की बच्ची की शादी का, गुज़ार है हिरा की शादी ही होने वाली थी तो मैं नहीं बताती थी। तो वो जो अगर देख लेते थे ना, वो जो उमर तड़प तड़प के रोते थे ना, वो बहुत मुश्किल होती थी। देखिए शुगर तो उसको पहले हो गई थी, अवाइल में शुगर हो गई थी, और आप यकीन करें उसको जब वो करके आता था सीन, इतना पसीना जाता था आप यकीन नहीं करें। हम कहते हैं ना यार ये कमीज जरा सुखा दो, वो जो पजामा और कुर्ता या कमीज पहना था उसको आप खड़ा कर दे तो इतना पसीना होता था इसका। शुगर बढ़ गई, ये उसका हार्ट का पेशेंट, 2 दफ़ा उसका हार्ट उसका वो हुआ, ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो उसमें ये वो तब्दीली नहीं आई कि उसमें कोई, जैसे आदमी कहता है कि नहीं वो बिल्कुल वो हो गया, दिल बर्दाश्ता हो जाए या कुछ, उसमें हिम्मत नहीं आ रही। मैंने इस सूरत हाल में, जबकि वो चलना फिरना भी उसके लिए मुश्किल था, मैंने देखा कि उन्होंने मुख्तलिफ ड्रामों में भी शिरकत की, इससे ड्रामों में भी काम किया, चाहे वो ज़्यादा भाग दौड़ने वाला ना हो, लेकिन किया काम। टेलीविज़न पे भी कई मैंने उनके देखे, चलना फिरना इतना मुश्किल होता था, लेकिन वो शख्स उसी हालत में कुछ भी होता था काम ज़रूर करता था, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वालिद साहब वो बहुत प्रोटेक्टिव थे, यानी कि वो हर वक्त, अगर वो नहीं भी होते थे हमारे पास घर पे मसरूफ होते थे, तो वो 4 से 5 तो फ़ोन करते थे रोज़ के कि तुम लोग कहाँ। उनका होता था कि घर में रहो, बाहर नहीं जाना, इधर उधर नहीं बैठना। तो हमारी तरबियत बड़ी घरेलू, हमें घर में रखा, उन्होंने दीन सिखाया, हमें घर में ही एक मस्जिद बनाई हुई थी। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि उनका दीनी पहलू इतना स्ट्रॉन्ग था कि हमारे घर में कोई भी तकरीब हुआ करती थी, उसका इख्तिताम ज़िक्र इलाही पे होता था। बकौल अहमद फराज, चराग जां को कहां तक बचा के हम रखते। हवा भी तेज थी, मंजिल भी चल चलाओ की थी। असल उमर शरीफ तो शायद हिरा के साथ जा चुका था। अब जो जिस्म बाकी था उसे चलता फिरता रखने के लिए अहले खाना और डॉक्टरों ने कोशिशें तेज कर दी। डॉक्टर ने बुलाया कि अब इनके पास 15 दिन रह गए हैं, इनकी जो हार्ट, वो जो इनकी वॉल्व, इनको जो हार्ट अटैक हुआ है, जो इनकी माइट्रल वॉल्व है वो लीक कर गई है, अब इनके पास 15 दिन है। लेकिन मैं कभी भी ना उम्मीद नहीं तोड़ती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं उन्हें जब भी हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, कई दफ़ा उनकी तबीयत ख़राब हुई और मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई हूँ और मैं उनको वापस लेके आई हूँ, वो हमेशा सही होके आए। बेहतर इलाज के लिए उमर भाई को बैरून मुल्क ले जाने का मशवरा हुआ, लेकिन दोनों फैमिलीज में ठन गई। इस बीच बहुत सारा कीमती वक्त जाया हुआ। मैं उनको सऊदी अरब या इंडिया, मेरी खास तौर पे ख्वाहिश थी कि मैं उनको इंडिया लेके जाऊँ,
क्योंकि मुझे लगता था कि इंडिया में एक तो सारे आर्टिस्टों के साथ बहुत वो है, दूसरी कि मुझे इंडिया के एक डॉक्टर की मैसेज भी आ गया था कि मैं भी ये ट्रीटमेंट करता हूँ और आप उमर शरीफ को लेके यहाँ आ जाएं, और अगर आप नहीं ला सकती तो आप हमें इजाज़त दें, हम तमाम डॉक्टर्स अपने वज़ीर आज़म से बात करेंगे, हमारा प्राइम मिनिस्टर आपके प्राइम मिनिस्टर से बात करेगा और हम लोग खुद उमर शरीफ को यहाँ से ले जाएंगे। तो मेरी एक थोड़ी सी ख्वाहिश थी, लेकिन वो थोड़ी सी उनकी फर्स्ट फैमिली की तरफ से एक वो था कि जी अमेरिका ही लेके जाना है। हालांकि फैसला अमेरिका ले जाने का ही हुआ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि इतना लंबा सफर उमर शरीफ जैसा क्रिटिकल मरीज सीट पर बैठकर नहीं कर सकता था, लिहाजा जरूरत पड़ी एयर एम्बुलेंस की। कुछ मुझे समझ आ नहीं रहा था कि मैं एयर एम्बुलेंस कहाँ से, जिसको फोन करूँ। मतलब सबसे पहले तो हॉस्पिटल को ही कहा कि भाई एयर एम्बुलेंस, वो कहेंगे भाई हमारे पास तो रोड की एम्बुलेंस नहीं है, तो हम एयर एम्बुलेंस कहाँ से आपको दें। तो भाई कहाँ से एयर एम्बुलेंस मिलेगी, वो तो मुझे किसी और मुल्क से ही मिलेगी। अच्छा, एयर एम्बुलेंस का मुझे ये भी नहीं पता था कि भाई 5 से 6, 7 करोड़ रुपए देना होगा, और यहाँ से आप पैसे भेज भी नहीं सकते, पैसे भेजने भी डॉलर में। तो उस पे क्या हुआ कि वो उस एयर एम्बुलेंस को अरेंजमेंट करने में 1 हफ्ता, तो 15 दिन उमर शरीफ के यही हो गए जो नहीं होने चाहिए थे। वो जो एयर एम्बुलेंस में जो अमेरिका लेके गए हैं, वो जो 7 घंटे हम जर्मनी तक गए हैं, वो उसमें भी वो बेहोश हो गए थे। और फिर डॉक्टर ने कहा नहीं, मुझे जर्मनी में इनको यहाँ रखना होगा, हम इनको जब तक स्टेबल नहीं कर देते, जब तक हम इनको आगे ट्रैवल नहीं करने देते। जर्मन डॉक्टर्स का ख्याल यही था कि डायलिसिस के बाद उनकी हालत संभल जाएगी और वो अमेरिका सफर के काबिल हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले की जानिब से बुलावा आ चुका था। सफर तो दरपेश था, लेकिन अब उमर शरीफ की मंजिल कोई और थी। मुझे पता नहीं क्यों उस टाइम भी नहीं था, लेकिन जब वो दरवाजा खुला है और जब उन्होंने कहा डॉक्टर ने, मुझे तब भी यकीन नहीं आया। और जब मैंने उमर को अंदर जाके देखा, मुझे तब भी यकीन नहीं आया। वो इतने आराम से लेटे हुए थे, वो बहुत अच्छे लग रहे थे, वो सुकून, मैं बहुत लड़ी उनसे, आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। कबर घबरा, कबर जो है ना, कबर इंसान का किरदार बताती है। लड़े तो और भी बहुत होंगे उस रात ये खबर सुनने के बाद अपने आप से। बड़ी मुश्किल पेश आई होगी यकीन करने में, लेकिन जो आया है बहरहाल उसने जाना तो है। ज्यादातर खामोशी से आते हैं और खामोशी से चले जाते हैं, लेकिन उमर शरीफ जैसे चंद एक इस शान से आते और जाते हैं कि जमाना देखता है। उमर शरीफ एक ही था और एक ही है और एक ही रहे, उसका नैमुल बदल हो ही नहीं सकता, ना होगा। कोई भी अप्पू जैसा फनकार दोबारा इस सब कॉर्डिनेट में, इस दुनिया में नहीं आएगा। वो एक अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट थे, वो अल्लाह ताला का एक तोहफा थे इस दुनिया पे, इस मुल्क पे, स्पेशली पाकिस्तान पे, कि वो आए, उन्होंने आके अपना काम किया। मेरे ख्याल से अप्पू ने जो काम किया, आने वाली नस्लें उनको फॉलो करेंगी, उनको पढ़ेंगी। दौलत, शोहरत, इज्जत, जिंदगी गुजारते हुए ये सब तो मिला ही, लेकिन किस्मत देखिए कि जिस मुबारक जगह आखिरी आरामगाह चाहिए, मरने के बाद अल्लाह ने वो भी अता कर दी। हजारों लोगों का गुजर होता है और लाखों लोग उमर शरीफ को जानते हैं, और बहुत से लोगों को पता है कि उमर शरीफ यहाँ दफन है। तो उसके लिए अगर आप फातिहा पढ़ते हुए जा रहे हैं तो आप रोज के हवाले से, यार तो ये कहाँ नसीब होता है। हम अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते, 6-6 महीने गुजर जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दे दी उसे। मैंने उस शख्स में मोहब्बत, प्यार, खुलूस ऐसा बहुत कम आर्टिस्टों में होता है जो उमर शरीफ में है। उमर शरीफ का नाम आप मिस नहीं कर सकते उसका। Whenever you talk about comedy, satire, theater, तो उमर शरीफ का नाम सर फहरिस्त आए। मैं एक आखिरी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप लोग उनका कोई टीवी शो देखें, ड्रामा देखें, फिल्म देखें, मेरे अब्बू को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। ऐसे ही गिरफ्तार नहीं हो गए, लिखो फायरिंग हुई, मैंने काउंटर फायरिंग, एसएचओ साहब ने फायरिंग की, जिससे हमारा ये वाला सिपाही जो है ये 4थी दफा शहीद हुआ। लिखो सर, ये तो जिंदा है, शहीद कभी मरते हैं? आसमान पर टिमटिमाते सितारों को गौर से देखा है, हमेशा एक सितारा सबसे बड़ा और सबसे रोशन नजर आता है। उमर शरीफ ऐसा ही एक सितारा तो था। ऐसे सितारों की रोशनी उनके गायब हो जाने के बाद भी बाकी रहती है। यही रोशनी उन्हें और उनकी यादों को जिंदा रखती है।